अच्छा दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान देना, आज हम आपको वीडियो का तीसरा भाग डाल रहे हैं। कक्षा 12 का तीसरा भाग। 2 भागों में हमने आपको संबंध पढ़ाया है, ठीक है। तीसरे भाग में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन या फलन। फंक्शन या फलन या प्रतिचित्रण, इसे प्रतिचित्रण भी कहते हैं, फंक्शन को ही, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आई। इसकी परिभाषा है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आई। का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है 2 चर राशियां जिनमें एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। तो स्वतंत्र राशि के प्रत्येक मान के लिए परतंत्र राशि का एक अद्वितीय एवं निश्चित मान होता है। यह है परतंत्र राशि। यह है स्वतंत्र राशि यक्स। परिभाषा के लिए हम आपको बता रहे हैं यक्स स्वतंत्र राशि है और वाई परतंत्र राशि है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? 2 चर राशियां जिनमें एक स्वतंत्र राशि और एक परतंत्र राशि होती है। तो स्वतंत्र राशि के प्रत्येक मान के लिए परतंत्र राशि का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान होता है। इसको लिखा जाता है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, अर्थात वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यह बात आप जान चुके हैं। आगे थोड़ा सा ध्यान देना आप इसमें ही, ये तो परिभाषा के लिए हो गया। इसको वास्तव में हम प्रांत बोलते हैं, यक्स को प्रांत, और इसे सह प्रांत। इसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। डोमेन, इसे कोडोमेन कहते हैं, ठीक। इसे प्रांत, सह प्रांत या डोमेन अथवा कोडोमेन कहते हैं। ये वाई, हम ये वाई नहीं कहेंगे, ये वाई इस फलन का परिसर है, अर्थात रेंज है। ये वाई इस फलन की रेंज है, ये वाई नहीं है, ये वाई सह प्रांत है, ठीक है। y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब ये परिसर अगर y के अंदर उपस्थित है, ठीक है, तो फलन के प्रकार बदल जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, फलन आपको 2 रूप में मिलता है। एक तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, इस रूप में फलन मिलेगा। दूसरा फलन आपको क्रमित रूप में भी मिलेगा। इस रूप में भी फलन परिभाषित होंगे, इस रूप में भी परिभाषित होंगे। इसे हम क्रमित रूप का फलन कहते हैं और ये राशियों का फलन होता है। अर्थात आप इसको फलन का रोस्टर रूप कह सकते हो। इसे आप फलन का रोस्टर रूप कह सकते हो। यह फलन तभी प्रदर्शित होता है जब प्रांत का कोई भी अवयव, अर्थात डोमेन, दूसरे शब्दों में भुज का कोई भी अवयव समान ना हो। यदि भुज का कोई भी अवयव समान नहीं तो फलन है। देखिए यहां ए लिखा है, यहां बी लिखा है, ये सी लिखा है भुज में, तो इसका मतलब ये फलन है। परंतु यदि ऐसे कहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता तो ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भुज के अवयव समान हैं। यदि क्रमित रूप में लिखे फलनों में भुज के अवयव समान होते हैं तो वो फलन नहीं कहलाता, केवल संबंध बन जाता है। ये एक संबंध हो सकता है परंतु फलन नहीं हो सकता। फलन यही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको बता दें कि प्रत्येक फलन संबंध होता है, प्रत्येक फलन संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। प्रत्येक फलन संबंध होता है परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। अब इसके बाद फलन के प्रकार आइए आप। फलन के प्रकार, तो ध्यान देना, फलन 4 प्रकार के हम तुमको बता रहे हैं और उन्हीं से बनेंगे। फलन होते तो कई प्रकार के हैं परंतु जिनका प्रयोग हमें इंटरमीडिएट की मैथ में करना है वो केवल 4 प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट है एकैक फलन या प्रतिचित्रण। इसको एकैक प्रतिचित्रण भी कहते हैं, ठीक है। एकैक प्रतिचित्रण क्या है? इसको हम 2 प्रकार से समझा रहे हैं आपको। एक रेखांकित, रेखांकित अर्थात छाया तारांकित, आप इसको ये भी कह सकते हो। इस हिसाब से यदि रेखांकित तरीके से समझेंगे तो इसके लिए फलन को रोस्टर रूप में, फलन को क्रमित रूप में या रोस्टर रूप में प्राप्त होना अति आवश्यक है।
तभी आप इस रूप में बना सकते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ए बी सी, और कोई दूसरा बी है, 1 2 3, और फलन परिभाषित है ए टेंस टू बी के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये हुआ आपका ए, ये हुआ बी, यहां ए बी सी हुआ, परिभाषित 1 2 3 है। यदि ए का प्रतिबिंब बी 2 में, बी का प्रतिबिंब 3 में, सी का प्रतिबिंब तो एकाएक है, ये एकाएक फलन हुआ। एकाएक फलन की परिभाषा क्या होती है मालूम है? एकाएक फलन की परिभाषा है यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, ये सह प्रांत है, ये इसको आप x y भी कर सकते हो। जब ये x y करोगे तो ये हुआ हमारा y, ये हुआ x, तब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनी? यदि किसी भी फलन के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, तो वह फलन या प्रचित्रण एकाएक फलन कहलाता है। ठीक है, क्या बताया हमने? यदि किसी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के केवल एक अवयव का प्रतिबिंब है, ऐसे समझ लीजिए आप, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के केवल एक अवयव का प्रतिबिंब है, तो ऐसे फलन को हम एकाएक फलन, ठीक है, या एकाएक प्रचित्रण कहते हैं। ठीक, आप इसको क्या, ये हो गया, और इसको आपको मान लीजिए आपको सिद्ध करना है। यदि ये क्रमित रूप में अर्थात रोस्टर रूप में फलन नहीं है, राशि के रूप में है, यानी y बराबर एफ हाफ एक्स के रूप में है, तब आप कैसे इसको लगाओगे? तब आपको एफ हाफ x1 बराबर एफ हाफ x2 करना है, और यदि x1 बराबर x2 है तो एकाएक है, यदि x1 बराबर x2 नहीं है तो बहुएक है। फिर सेकंड आता है बहुएक। बहुएक फलन, बहुएक फलन में क्या होता है? यदि सह प्रांत का कोई ना कोई अवयव प्रांत के कम से कम 2 अवयवों का प्रतिबिंब है, तो बहुएक फलन कहलाता है। मान लीजिए सी का बी का भी प्रतिबिंब सी पर बनने लगे, ये स्थिति हो जाए, तो ये बहुएक प्रचित्रण हो गया, बहुएक फलन। परिभाषा हमने आपको यही बताई कि यदि किसी फलन के प्रांत का, सह प्रांत का कोई ना कोई अवयव प्रांत के कम से कम 2 अवयवों का प्रतिबिंब है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुएक फलन या बहुएक प्रतिचित्रण। ठीक है, यदि ऐसे परिभाषित है तो गणितीय परिभाषा क्या होगी इसकी? एफ हाफ x1 बराबर एफ हाफ x2 करोगे तो x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए, और साथ में कुछ अन्य और प्राप्त हो, अन्य प्राप्त हो, तो बहुएक होता है। ठीक है, एकाएक को अंग्रेजी में वन मैपिंग और बहुएक को मैनी वन मैपिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या आएगा? नंबर 3 में आता है आच्छादी या आच्छादक फलन। आच्छादी या आच्छादक फलन, आच्छादी या आच्छादक फलन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो वह आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये x हुआ, ये y हुआ, अर्थात ये हुआ हमारा प्रांत और ये हुआ सह प्रांत। देखिए अगर ये स्थिति है, ये स्थिति है अगर, अर्थात सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, तो वह फलन आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक, इसकी गणितीय परिभाषा क्या है? यफ का परिसर बराबर सह प्रांत है। यदि यफ का परिसर सह प्रांत के बराबर है तो फलन आच्छादी होगा। ठीक, दूसरा,
ये तीसरा भय। फिर चौथा स्टेटस, चौथे में है अनाच्छादी या अंतःक्षेपी प्रचित्रण। अनाच्छादी या अंतरक्षेपी फलन। तो इसकी परिभाषा क्या है? सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अनाच्छादी या अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां 5 लिखा है, देखिए आप 5 इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक, तो यह अनाच्छादी प्रचित्रण है। और गणितीय परिभाषा में यब का परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं होगा, ठीक। इस प्रकार से परिभाषा हो गई चारों की। अब एक चीज आपको और बता दें कि ये फलन चारों अकेले नहीं होते, ये साथ में होते हैं, हो सकता है, और जोड़े से होते हैं। जो फलन आच्छादक होते हैं वो कभी अंतःक्षेपी नहीं होते, ठीक, या यदि अंतःक्षेपी है तो आच्छादक कभी नहीं होंगे। अंतःक्षेपी और आच्छादक एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात विलोम हैं। जो फलन एकाएक होंगे वे कभी बहुएक नहीं होंगे, अर्थात जो फलन बहुएक होंगे वे कभी एकाएक नहीं होंगे। ये जोड़े से चलते हैं सदैव। हो सकता है कोई फलन एकाएक आच्छादक हो या एकाएक अंतःक्षेपी हो सकता है कोई फलन बहुएक आच्छादक हो या बहुएक अंतःक्षेपी हो। इस प्रकार से ये चलते हैं। इसके बाद आता है अचर फलन या अचर प्रचित्रण। तो यदि सह डोमेन का कोई एक अवयव डोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है तो ऐसे फलनों को हम अचर फलन या अचर प्रचित्रण कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन। ये हो गए आपके। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना आप। पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर कामा एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x कैसा प्रचित्रण निरूपित करता है? कैसा फलन लिख दीजिए, फलन है। हमने क्वेश्चन 60 में कर दिया है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x एक ही आच्छादक है। परंतु आपको सीधे बता रहे हमें क्वेश्चन कम लिखना पड़े, इसलिए ऐसा किया है। सर्वप्रथम आपको चेक करना है कैसा फलन है। तो आप क्या करोगे? सर्वप्रथम आप एकाएक और बहुएक को चेक कीजिए। हम सर्वप्रथम करेंगे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो क्या होगा? 1/x1 बराबर 1/x2। तो x1 बराबर x2, अर्थात ये एकाएक है, ठीक। फिर आप क्या करोगे? फिर y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखोगे। अब आच्छादक और अंतःक्षेपी की चेक कर रहे हो आप। ये ऐसे चेक किया जाता है एकाएक या बहुएक के लिए। ये चीज की जाती है y बराबर एफ ऑफ एक्स किया जाता है आच्छादक या अनाच्छादी के लिए। y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर क्या हुआ? 1/x। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल 1/y। तो आप देख लीजिए y डज नॉट बिलोंग 0 है। इसका मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या हैं, अर्थात इसका प्रयोग है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? f का परिसर इक्वल सह प्रांत है। तो ये कैसा है? आच्छादक है। ये आच्छादक है, ठीक। तो ये फलन कैसा हुआ हमारा? फलन एकाएक आच्छादक है, कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है यदि इसी r के स्थान पर, क्वेश्चन ने आगे कहा है यदि इसी r के स्थान पर, यदि कह रहा है प्रांत में, क्वेश्चन ने कहा है यदि प्रांत में, यदि प्रांत में r के स्थान पर n हो जाए तो फलन कैसा होगा?
तब आप इसकी पहचान देखिए, क्या करोगे आप, पहले तो वही क्रिया भी जो आपने किया है, आंसर देखिए, एफ हाफ x1 बराबर एफ हाफ x2 करोगे तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर x2, एक का एक तो है। ठीक, फिर आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए देखिए, y बराबर एफ हाफ x, तो y इक्वल 1/x, तो x इक्वल 1/y। तो आप ध्यान दीजिए, 1/y डज नॉट बिलोंग नंबर, 1/y डज नॉट बिलोंग नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, जबकि यहां x नंबर है, ये हमसे परिभाषित जो कराया है, इसका अर्थ ये है f सच दैट n टेंस टू r। ठीक, तो 1/y बिलोंग रियल नंबर तो है, परंतु x डज नॉट बिलोंग नंबर हो जाएगा, अतः यह आच्छादक नहीं है। तो इस स्थिति का परिणाम देखिए बदल गया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, परंतु n के इस r के स्थान पर n होने से इसका परिणाम बदल गया। ये एकाएक आच्छादक है, परंतु यह आच्छादक एकाएक नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आप आइए। दूसरा क्वेश्चन पार्ट में है, आप ध्यान देना। और परिभाषित तीन प्रकार से है, क्वेश्चन एक ही है और परिभाषित तीन प्रकार से। देखिए, फर्स्ट पार्ट है एफ हाफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, जबकि f सच दैट n टेंस टू n। सेकेंड स्टेप है एफ हाफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, f सच दैट r टेंस टू r। थर्ड कोटेशन है एफ हाफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, f सच दैट z टेंस टू z, अर्थात i टेंस टू i। ठीक है, अब आपको हम एक सरल तरीका और बता दें, ध्यान देना, पहले फलन के लिए पहले का आंसर। पहले आप करोगे क्या, एफ हाफ x1 बराबर एफ हाफ x2 करोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर x2 आएगा, क्योंकि हमें पता है x1 x2 बिलोंग नंबर है, तो ये कैसा है, एक का एक है। ठीक, दूसरा तरीका तुमको हम सरल तरीका बता रहे हैं। अब आच्छादक और अनाच्छादी के लिए ध्यान दें, आपको x बिलोंग नंबर मालूम है, ये कह रहा है, तो हमने x बिलोंग नंबर यहां मान लिख दिए, 1 2 3 डैश डैश, आप जानते हो 1 2 3 ये नंबर है, क्योंकि ये नंबर कहा है, प्रांत हमारा नंबर है, सह प्रांत भी हमें नंबर प्राप्त हुआ तो आच्छादक है, नंबर प्राप्त ना हुआ तो आच्छादक नहीं है। तो ध्यान दीजिए आप, y क्या आ जाएगा, y बराबर एफ हाफ x है, आप मान रखो, और एफ हाफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। यदि आप समुच्चय निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आप मान रखिए आप, तो 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, 9 डैश डैश। तो आप क्या देख रहे हैं, y हमारा नंबर नहीं है, y क्या है, ये नंबरों का वर्ग है, अर्थात इसका परिसर प्रांत के बराबर, कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, f का परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत, तो क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। यह आपको सबसे सरल पड़ेगा अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हो। इसमें ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। यहां 1 4 9 आ गया, जबकि हमें लाना क्या है, हमें नंबर ही लाना है, क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी फलन का परिसर सह प्रांत के बराबर है तो वह फलन आच्छादक है। और देखो, इस सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसका प्रत्येक अवयव सह प्रांत में नहीं है, मतलब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। देखिए, 1 के बाद 4 आ गया है, 2 और 3 नहीं आया, 4 के बाद 9 आ गया है, 5 6 7 8 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, ये परिसर है, यफ का परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। यदि यफ का परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कोटेशन हो गया। सेकंड का आंसर देखिए आप, सेकंड में जब आप आएंगे तो क्रिया विधि यही करोगे आप, fx1 इक्वल fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, तो x1 प्लस माइनस x2, क्यों, क्योंकि x1 x2 बिलोंग r है, वास्तविक संख्या है,
और जब वास्तविक संख्या है, देखिए हमें 2 मान यहां प्राप्त हुए, तो ये एकाएक नहीं है। और जब एकाएक नहीं है तो क्या होगा, बहुएक होगा, अर्थात एकाएक नहीं तो बहुएक होगा। अब यहां पे क्या है, x बिलोंग रियल नंबर। तो देखो दोस्तों, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वास्तव में ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, भिन्नात्मक, ये सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो अगर ये आपको मान के लगाना है तो हम इनको ऐसे मानेंगे, डैश डैश, -2, -1, 0, 1/2, 1, 3/2, 2 इत्यादि। हमने मान दिया। अब आपको ध्यान देना है, आप इनका वर्ग कीजिए तो डैश डैश, -2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0, 1/4, 1, 9/4, 4, ये आएगा जब आप डैश डैश वर्ग करोगे। तो आप ध्यान दो, इसमें हमें सभी धन वास्तविक संख्याएं मिली हैं, वास्तविक संख्याएं तो मिली हैं परंतु धन वास्तविक संख्याएं मिली हैं, और हमारा कोडोमेन क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत, इसमें हमारा प्रांत ये है, और ये सह प्रांत क्या है, इसका जो प्रांत रियल नंबर दोनों है, सह प्रांत भी रियल नंबर है और प्रांत भी रियल नंबर है, ठीक है। परंतु जो हमने परिसर निकाला है एफ का, वो क्या मिला है हमें, धन वास्तविक संख्याएं मिली है। कोई भी संख्या इसमें ऋणात्मक कभी प्राप्त नहीं होगी, अतः एफ का परिसर डज नॉट इक्वल आर है, ठीक है। तो ये आच्छादक नहीं है। इसी प्रकार से आप इसको भी कर लोगे, एफ ऑफ एक्स तो यही होगा, एकाएक नहीं होगा, क्योंकि यहां x1 x2 बिलोंग जेड है, पूर्णांक है, और पूर्णांक धन ऋण दोनों होते हैं। और जब इसमें आओगे, यहां जेड मानोगे आप, जब जेड मानोगे तो यहां भिन्नात्मक संख्याएं आप नहीं रखोगे। जेड में हमें क्या ध्यान देना है, जेड का मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक का अर्थ पूरा होता है। अब आप इसमें रखोगे तो देखो 4, 1 और यहां कितना आ जाएगा, 1, 4। तो आपने क्या देखा, क्या ये जेड है, तो ये जेड है तो जेड, परंतु इसके बराबर नहीं है। देखो यहां आया 4, 1 और सभी क्या है, ये धनात्मक है, ये धन पूर्णांक है, ठीक है। ऋण पूर्णांक इसमें कोई भी नहीं मिलेगा, तो इसमें भी आपका परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत, ठीक। तो अब आपको ये हमने 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, कुछ घर के लिए हम आपको बताए दे रहे हैं, घर में अपना प्रेक्टिस करना। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ एक्स क्यूब, चेक करना है आपको। एफ सच दैट एन टेंस टू एन के लिए परिभाषित है, एक्स क्यूब जेड टेंस टू जेड के लिए परिभाषित है, जेड टेंस टू जेड के लिए। इसमें आपको फलन को चेक करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और कल हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको प्रयास करने हैं, ठीक है। ठीक, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, तथा जो हमसे गलतियां हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम अपने में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपका उत्साहवर्धन ही हमें आगे बढ़ाएगा। हम बहुत छोटे स्तर से लेकर के आपको चल रहे हैं, यदि आप लोग चाहोगे तो हम आप लोगों को अच्छी शिक्षा जरूर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।